नमस्कार, मैं पूजा भारती। हम पढ़ रहे थे साझेदारी खाते। साझेदारी खातों में साझेदारी क्या होती है, ये हम समझ चुके हैं। साझेदारी अनुबंध क्या होता है, ये हमने समझ लिया है। कितने साझेदार एक फर्म में हो सकते हैं, ये समझ लिया है। फर्म क्या होती है, समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, साझेदारी खातों के बारे में बात करते हैं। तो साझेदारी खाते क्या होते हैं? ये फर्म जो खाते बनाती है अपने व्यापार से संबंधित, वो खाते साझेदारी खाते कहलाते हैं। और ये जो साझेदारी खाते होते हैं ना, ये भी एकल व्यापार की तरह, जो जैसे एक सिंगल व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है तो वो अपने पास जैसे अकाउंट्स रखता है, ऐसे ही साझेदारी फर्म में भी दोहरा लेखा प्रणाली पर अकाउंट्स रखे जाते हैं। जैसे एकल व्यापार में व्यक्ति दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित अपने अकाउंट्स रखता है, वैसे ही साझेदारी खातों में भी, साझेदारी फर्म में भी व्यक्ति अपने खाते दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित रखता है। ठीक है, तो रूल्स वही रहेंगे हमारे पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वाले, और उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे खाते रखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जितने भी साझेदार होते हैं, क्योंकि अलग अलग साझेदार हैं, तो उनके नाम से कुछ अकाउंट्स पृथक खोले जाते हैं। जैसे कि पूंजी खाता हो गया, ऋण खाता हो गया, और हमारा आहरण खाता हो गया। तो इन्हीं खातों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम साझेदारी खाते जो है वो एकल व्यापार जैसे दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होता है, ऐसे ही साझेदारी खाते भी दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित होते हैं। तो हम इनको भी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि जो साझेदारी होता है, साझेदारी फर्म होती है, उसमें साझेदारों की संख्या ज्यादा होने की वजह से, एक से ज्यादा होने की वजह से सबके अलग अलग अकाउंट्स रखे जाते हैं। कौन कौन से? एक हमारा रखा जाता है पूंजी खाता, एक ऋण खाता और एक आहरण खाता। ये सारे जो साझेदार हैं उनके नाम से अलग से खोले जाते हैं, मतलब उनके होते हैं खाते। ठीक है, तो पूंजी खाते में क्या क्या आता है, आहरण में क्या है और ऋण में क्या है, समझ लेते हैं। तो पूंजी खाता दो तरीके से हम खोलते हैं प्रत्येक साझेदार का। एक तो हमारी जो पद्धति है वो है स्थायी या फिर स्थिर पूंजी पद्धति। इसमें हम दो खाते खोलते हैं प्रत्येक व्यापारी के, प्रत्येक साझेदार के। एक होता है हमारा पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट, और एक होता है हमारा चालू खाता। अब इसमें जो हम पूंजी खाता खोलते हैं, हमने इसमें जो पूंजी खाता खोला हुआ है, इस पूंजी खाते का जो शेष होगा वो हमेशा समान रहता है। कैसा रहता है? हमेशा समान रहता है, और हमेशा धनी शेष आता है। हमेशा कैसा शेष आता है? धनी शेष आता है। ये जो पूंजी खाता हमने खोला है, किस पद्धति के आधार पे? स्थायी या फिर स्थिर पूंजी पद्धति के आधार पर जो हमने पूंजी खाता खोला है, इसमें हमेशा पूंजी का शेष धनी में आएगा, और कैसा आएगा? हमेशा समान आएगा। दूसरा खाता हम कौन सा खोलते हैं? चालू खाता। दूसरा खाता हम खोलते हैं चालू खाता। और जो चालू खाता होता है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें पूंजी से रिलेटेड जो भी लेन देन होते हैं वो सारे आते हैं। जैसे कि क्या हो गया? पूंजी पर ब्याज हो गया, साझेदार का वेतन हो गया, पारिश्रमिक हो गया। ठीक है, और आहरण पर ब्याज हो गया, ऋण पर ब्याज हो गया। ये सारी चीजें हमारी कहाँ आती हैं? चालू खाते में। किस में आती हैं? चालू खाते में। ठीक है, तो पूंजी खाते की जो दो पद्धति है, एक है हमारी स्थायी या फिर स्थिर पूंजी पद्धति, दूसरी है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इसमें जो पहली पद्धति है, स्थायी या स्थिर पूंजी पद्धति, उसमें हम दो तरीके के खाते खोलते हैं प्रत्येक साझेदार के। एक होता है पूंजी खाता, दूसरा होता है हमारा चालू खाता। जो पूंजी खाता है उसमें क्या आता है, उसमें क्या होता है, उसमें शेष हमेशा बराबर होता है। हमेशा कैसा होता है? हमेशा एक समान होता है। और किस साइड में आता है? हमेशा धनी में आता है। लेकिन ये शेष भी कभी कभी चेंज हो सकता है अगर व्यापारी क्या करता है, अगर व्यापारी यानी कि साझेदार, अगर साझेदार और पूंजी लगाता है अथवा निकालता है, तभी परिवर्तन होता है इसके शेष में। ठीक है, तभी इसके शेष में परिवर्तन होता है।
ठीक है। तो पूंजी खाता जब वो खोलते हैं प्रत्येक साझेदार का, तो उसका जो शेष है वो हमेशा बराबर रहता है जब हम इस विधि में खोल रहे हैं, स्थिर पूंजी पद्धति में। तो शेष हमेशा कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। किस पक्ष में आएगा? धनी पक्ष में आएगा। लेकिन अगर साझेदार और पूंजी लगाता है या फिर पूंजी निकाल लेता है, तब ये जो बैलेंस है हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है, उस स्थिति में चेंजेस आएंगे, वरना हमेशा हर साल इसका शेष बराबर ही आएगा और धनी पक्ष में आएगा। दूसरा जो हमारा खाता होता है चालू खाता, उसमें हम क्या क्या लिखते हैं? पूंजी पर ब्याज लिखते हैं, साझेदारों का वेतन हो या पारिश्रमिक हो या कमीशन हो वो लिखते हैं, आहरण पर ब्याज लिखते हैं, ऋण पर ब्याज लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे दो तरीके के खाते खोलते हैं। एक पूंजी खाता जिसमें हम परिवर्तन नहीं लाते क्योंकि उसकी पूंजी घट बढ़ नहीं रही है। अगर घटेगी बढ़ेगी तो उसके बैलेंस में चेंजेस आएंगे, नहीं तो हर साल वही बैलेंस रहेगा। और इसके अलावा हम दूसरा खाता खोल लेते हैं जो पूंजी से रिलेटेड और सारे लेन देनों को उसमें लिखा जाता है, जैसे पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन वगैरह। और ये सब किसमें लिखा जाता है? चालू खाता जो हम खोलते हैं उसमें, प्रत्येक साझेदार का उसके नाम से। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ये जो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है, देखो नाम से पता चल रहा है परिवर्तनशील पूंजी। इसमें पूंजी का बैलेंस जो है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है हमारा, वो हमेशा सेम नहीं रहता, क्योंकि जो चालू खाता है ना वो हम अलग से नहीं खोल रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, पूंजी पर ब्याज हो गया, साझेदार का वेतन हो गया या पारिश्रमिक या कमीशन, आहरण हो गया, ब्याज हो आहरण पर ब्याज हो गया, सॉरी ऋण पर ब्याज हो गया, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर पूंजी खाते के अंदर ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें सेम बैलेंस नहीं आता, और कभी डेबिट में आता है, कभी क्रेडिट में भी आ सकता है, कभी क्रेडिट में आता है, कभी डेबिट में भी आ सकता है। तो इसलिए हम इसको परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये दोनों क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ऋण खाता। तो जो ऋण खाता होता है, बिकॉज साझेदारी फर्म जब किसी साझेदार से ऋण लेती है तो उसके नाम से एक अलग से ऋण खाता खोल देती है। ठीक है, इस ऋण खाते में उस साझेदार से लिया गया ऋण के राशि लिखी जाती है और वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? साझेदार से लिया गया ऋण किस पक्ष में लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो अगर साझेदारी फर्म किसी साझेदार से कोई ऋण ले रही है तो उसका लेखा वो उसके नाम से ऋण खाता खोलकर उसमें लिखते हैं। ठीक है, और किस पक्ष में लिखते हैं? क्रेडिट पक्ष में। क्रेडिट पक्ष में ये ऋण, इसकी धनराशि लिखी जाती है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, ऋण पर ब्याज, वो हम कहाँ लिखते हैं? या तो हम पूंजी खाते में लिखेंगे अगर हमने इस विधि से पूंजी खाता बनाया हुआ है, और या फिर हम लिखेंगे चालू खाते में अगर हमने इस विधि से पूंजी और चालू खाता बनाया हुआ है तो। ठीक है, अगर हमने स्थिर पूंजी पद्धति के आधार पे खाते रखे हुए हैं तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कहाँ आएगा? चालू खाते में। अगर हमने परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पे खाते रखे हुए हैं उसके, तो साझेदार से लिए गए ऋण के ऊपर जो ब्याज होगा वो कहाँ जाएगा? इसी पूंजी खाते में आएगा। तो पूंजी खाते या फिर चालू खाते में लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आहरण खाता। तो जो साझेदार होते हैं कभी कभी वो क्या करते हैं? व्यापार से अपने निजी व्यय के लिए धन या फिर संपत्ति निकाल लेते हैं। ये तो हम सबको पता है, इसी को आहरण कहते हैं कि व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए धन या संपत्ति को निकाल लेना, है ना। तो उसके लिए फिर हम अलग से उस साझेदार के नाम से आहरण खाता खोलते हैं। ठीक है, वो यही है। और इसमें भी जो इंटरेस्ट आता है वो कहाँ जाता है? हमारे चालू खाते में या फिर हमारी पूंजी खाते में। ठीक है, पूंजी खाते में तब जाएगा जब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पर हमने पूंजी खाता खोला होगा, और चालू खाते में कब जाएगा? तब स्थिर पूंजी पद्धति के आधार पर हमने पूंजी खाता और चालू खाता खोला होगा। ठीक है, उसमें क्या आएगा? आहरण पर ब्याज, और आहरण की राशि कहाँ आएगी? आहरण खाते में। ठीक है, आहरण की राशि आहरण खाते में। और जो आहरण की राशि इसमें लिखने के बाद इसमें जो लास्ट में कैलकुलेशन हो जाएगी, इसका जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? इसके बैलेंस को हस्तांतरित कर देते हैं। बैलेंस यानी कि शेष, शेष को हस्तांतरित कर देते हैं पूंजी खाते में या चालू खाते में। ठीक है, वही सेम कंडीशन है।
पूंजी खाते में, चालू खाते में। पूंजी खाते में कब करेंगे? अगर हमने परिवर्तनशील पूंजी खाता खोला है। चालू खाते में कब करेंगे? अगर हमने स्थायी पूंजी पद्धति के आधार पर पूंजी खाता और चालू खाता खोल रखा है। ठीक है, इसका जो शेष आएगा आहरण खाते का, वो हस्तांतरित करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्लियर होंगे। अच्छा, ऋण के ऊपर जो हम ब्याज देते हैं, ऋण पर जो ब्याज होगा ना, ऋण पर ब्याज अगर वो हमने तय कर नहीं रखा है, मतलब साझेदार से जब हमने लोन लिया तो ये तय नहीं किया कि ऋण पर कितना ब्याज दे होगा, तो इसकी जो दर होगी वो हमेशा 6% वार्षिक होगी। ठीक है, 6% वार्षिक माना जाएगा ऋण पर ब्याज, अगर अनुबंध नहीं हुआ है तो। अगर तय नहीं हुआ है तो ऋण पर जो ब्याज की दर होगी वो क्या होगी? 6% वार्षिक। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब लाभ हानि का विभाजन कैसे होता है, मैं उसके बारे में बात करते हैं। इसको हटा देते हैं। तो साझेदारी फर्म में लाभ हानि के बंटवारे से संबंधित, यानी कि विभाजन से संबंधित कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे नोट करे हैं, उनको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। साझेदारी समझौते में यदि इस संबंध में वाक्यांश नहीं है कि लाभ हानि विभाजन कैसे किया जाना है, कितना हिस्सा किसका रहेगा, अगर इस संबंध में कोई भी बात नहीं लिखी गई है तो क्या करें? तो अधिनियम के अकॉर्डिंग जितने भी साझेदार हैं, सभी साझेदारों को समान लाभ हानि पाने का अधिकार है, यानी कि जितनी भी लाभ और हानि हमारी व्यापार में हो रही है वो सारे ही व्यापारियों को बराबर मात्रा में मिलेगा। हानि हो रही है तो बराबर मात्रा में वहन करेंगे, बराबर मात्रा में उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, जो हमारा साझेदारी अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग, चाहे उनकी पूंजी बराबर हो या नहीं, चाहे किसी ने कितनी भी पूंजी लगाई हो, पूंजी के अकॉर्डिंग नहीं बटेगा, बराबर ही बटेगा। ठीक है, ये हमारा अधिनियम कहता है। नेक्स्ट, यदि समझौते में केवल लाभ का अनुपात दिया है, हानि का नहीं दिया है, तो क्या होगा? जो हमारी हानि होगी वो भी हमारे लाभ के अनुपात में ही वहन की जाएगी। ठीक है, लाभ के अनुपात में ही हानि भी बांटी जाएगी सारे साझेदारों के बीच में। लाभ और हानि के जो अनुपात है, अगर उन्होंने अनुबंध में लिख रखा है लाभ और हानि को किस तरीके से बांटना है, तो ऐसा हो सकता है कि लाभ का अलग अनुपात हो और हानि का अलग अनुपात हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने लिखा हो कि भाई 2 साझेदार हैं तो हम 5:4 के अकॉर्डिंग अपना जो अपना जो लाभ है उसको बांटेंगे, लेकिन जो हानि होगी वो दोनों में इक्वल बटेगी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि लाभ और हानि के अलग अलग अनुपात हो। नेक्स्ट देखो, साझेदार पारस्परिक समझौते के अनुसार किसी साझेदार को ये सुविधा भी दे सकते हैं कि वो हानि से मुक्त रहे। ऐसा कर सकते हैं साझेदार मिलकर आपस में एक सहमति बनाए कि ये वाला जो साझेदार है थोड़ा सा कमजोर है, क्यों ना इसको छूट दे दी जाए हानि से। लाभ होगा तो हम इसको देंगे, लेकिन हानि होगी तो ये वहन नहीं करेगा, तो उसकी भरपाई ये नहीं करेगा। जो भी हानि हो रही है वो हम सबकी होगी, इसकी नहीं होगी। ऐसा कर सकते हैं साझेदार आपसी सहमति से। ठीक है, यदि लाभ हानि का अनुपात निश्चित किया गया है तो ये अनुबंध में अवश्य लिखा होगा। अगर व्यापारियों ने डिसाइड कर रखा है कि आपस में उनका लाभ हानि अनुपात क्या रहेगा, तो ये अनुबंध में जरूर लिखा होगा। नहीं लिखा है तो फिर क्या होगा? तो वही जो हमारा अधिनियम कहता है उसके अकॉर्डिंग सारे साझेदारों में लाभ हानि समान मात्रा में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।